हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश यानी वहाँ का राजा जो था से निरंकुश था। ठीक है। फिर है कि फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तब बुर्बो राजवंश की। किस राजवंश की? बुर्बो राजवंश की, याद रखिएगा। फिर आगे है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो 1804 में। कब हुई? 1804 में। और किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख काल कब से कब तक कहा जाता है? अभी क्वेश्चन पूछेगा। तो 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिख काल कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब। फिर आगे है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर है कि किसने कहा था? आगे क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, यहाँ पर हो जाएगा, जब फ्रांस छींकता है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तब पूरे यूरोप को जुकाम हो जाती है? तो यह कथन मेटरनिख का था। किसका था? मेटरनिख का था। ठीक है। मेटरनिख का कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का, याद रखिएगा आप सब। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। और इसका काल 1815 से 1848 तक था। ठीक। फिर है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है 2025 परीक्षा के लिए। तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आगे है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह तो क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, यूरोप में आते हैं। कहाँ? यूरोप में। फिर है कि वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1815 में। और वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, रिवीजन 2-3 बार भी हो जाएगा। फिर है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। फिर है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो 1707 में। और यह भी 2025 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1907 में। फिर है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। अगर यंग इटली का भी पूछे कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो मेजनी ही था। ठीक है। फिर है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम बताएं, यंग इटली पूछे चाहे यंग यूरोप पूछे, इसके संस्थापक मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी। अगर पूछे कि कार्बोनरी संगठन कब बना था, तो 1810 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1810 में बना था। ठीक है। फिर है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया?
तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। किसने? गैरीबाल्डी ने किया। और है कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ? कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ? तो 1810 में हुआ। कब हुआ? 1810 में हुआ। ठीक है। फिर है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ठीक है। फिर आगे है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फिर है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का शासक था। कहाँ का? प्रसा का शासक था। फिर है कि जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने की। किस राज्य ने की? प्रसा ने। और जॉल्वेराइन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। यह सिर्फ व्यापारियों के हित के बारे में सोचता था। फिर है कि सीडान का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में सीडान का युद्ध हुआ। फिर है आगे कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। और आगे है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। जर्मन राइन राज्य भी बोल सकते हैं और केवल राइन संघ भी बोल सकते हैं अगर संघ पूछे तो। फिर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। कब हुआ? 1871 में। और याद रखिएगा कि 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फिर है कि जॉल्वेराइन क्या थी? जॉल्वेराइन क्या थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की एक संस्था। आगे है कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। फिर है कि हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था? हीगेल दार्शनिक था। फिर है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ फ्रैंकफर्ट का संधि? तो 1871 में हुआ था। कब? 1871 में हुआ था। फिर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। राइन संघ पूछे, राइन राज्य पूछे तो नेपोलियन बोनापार्ट। फिर है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने किया। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। कब हुई? 1871 में। फिर है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 1870 में। और आगे है कि जर्मनी के एकीकरण हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन था प्रमुख वास्तुकार? बिस्मार्क था। फिर 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है। आगे है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। फिर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को कहा जाता है। आगे 2 और क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। कौन सा देश के लिए? यूनान देश यूरोप वासियों के लिए साहित्य और ज्ञान में प्रेरणा स्रोत रहा। फिर है कि 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो रूस के साथ हुई। तो कैसा लगा आपको यह क्लास? हम थोड़ा स्पीड में रिवीजन कराने का प्रयास किए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। फिर भी आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।